हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का ओवरव्यू लिया, समझा कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ ये फैक्ट्रीज एक्ट लेकर आया गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की। जहाँ तक बात है सेक्शन 2 की, तो ये हमें सभी को पता है सेक्शन 2 हर एक एक्ट का किस लिए होता है, डेफिनेशन बेस्ड होता है। तो उसमें काफी सारी डेफिनेशंस दी हुई होती हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशंस कवर करने वाले हैं, सारी नहीं कवर करेंगे, सिलेक्टिव हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले इसमें दी हुई एडल्ट की डेफिनेशन, ये हम सभी को पता है। एडल्ट क्या होता है? एडल्ट कौन होता है? जो 18 साल से ऊपर का होता है, जिन्होंने अपनी 18 साल की आयु कंप्लीट कर ली होती है। देन एडोलेसेंट, एडोलेसेंट कौन है हमारा? एडोलेसेंट वो पर्सन है जिसकी एज 5 to 18 ईयर्स है। ठीक है, तो 18 ईयर्स वाले को एडल्ट बोलते हैं, 5 to 18 ईयर्स वाले को इस एक्ट में बोला गया है एडोलेसेंट। एंड देन हम चाइल्ड की बात करते हैं, तो चाइल्ड मतलब वो who has not completed his fifth year of age, मतलब up to 5 years child, 5 to 18 years adolescent, and 18 years and above adult। ठीक है जी। और adolescent और child मिला के हमारा बनता है young person। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हजार्डियस प्रोसेस की। हजार्डियस प्रोसेस मींस एनी प्रोसेस और एक्टिविटी इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। आपको याद होगा कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेड्यूल बताए थे, तीन शेड्यूल्स हैं यहाँ पे। तो ये यही बोल रहे हैं कि हजार्डियस प्रोसेस आपका वो है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आपका स्पेसिफाइड है। वेयर वेयर अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, रॉ मटेरियल्स यूज देयरइन और the immediate, intermediate or finished products, byproducts, waste or effluents thereof would cause material impairment to the health of the persons engaged in a or connected therewith or result in the pollution of the general environment। मतलब hazardous process वो है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है और जिसके यूज से आपकी हेल्थ को इम्पेयरमेंट हो सकता है। इम्पेयरमेंट मतलब आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है या फिर एनवायरमेंट को अफेक्ट हो सकता है। तो वो आपका हजार्डियस प्रोसेस है। यंग पर्सन हमने डिस्कस कर ही लिया, कैलेंडर ईयर हमें पता है क्या होता है। देन कॉम्पिटेंट पर्सन भी देख लेते हैं, लगे याद। कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मीन्स अ पर्सन or institution recognized as such by the chief inspector for the purposes of carrying out tests, examinations, and inspections required to be done in factory under the provision of this Act, having regard to the qualification and experience of the person and facilities available at his disposal। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? कॉम्पिटेंट पर्सन वो पर्सन है जो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा रिकग्नाइज्ड होता है। ठीक है, और चीफ इंस्पेक्टर उसको क्यों रिकग्नाइज कर रहा है? जिससे कि वो टेस्ट कैरी आउट कर सके, एग्जामिनेशंस कर सके, इंस्पेक्शंस कर सके। ठीक है, तो इंस्पेक्शंस हमने आपको बताया हुआ है, एग्जामिनेशन बताया हुआ है। ठीक है, तो उस बंदे को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। डे, वीक, पावर, प्राइम मूवर, इन सबको हम स्किप कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। एंड फैक्ट्री का मतलब देख लेते हैं। फैक्ट्री मींस एनी premises इंक्लूडिंग द प्रेजेंस thereof where 10 or more workers are working or are working on any day of the preceding 12 months and in part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि 1934 में आपकी जो फैक्ट्री एक थी किस पे एप्लीकेबल थी? उन सारी फैक्ट्री से एप्लीकेबल थी जहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं वो मोर देन 20 है। ठीक है, 20 या 20 से ज्यादा है। तो अब जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन आया, 1948 वाला वर्जन जो हम अब पढ़ रहे हैं, उसमें वो लिमिट बढ़ा के क्या कर दी? लिमिट घटा के 10 कर दी है। तो फैक्ट्री मतलब वो जहाँ पे 10 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, तो वहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, या फिर 10 वर्कर आज के डेट में नहीं है बट पिछले 12 महीने में 10 वर्कर्स आपके यहाँ पे थे, तो भी फैक्ट्री एक्ट 1948 की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर होगी। ठीक है जी। Wherein 20 or more workers are working or were working on a day of the preceding 12 months in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of the power is ordinarily carried on। ठीक है, तो अब हमें फैक्ट्री की डेफिनेशन ऐसे मिल गई है कि यहाँ पे 10 की भी लिमिट है और 20 की भी लिमिट है। 10 की लिमिट हमारी कब है? जहाँ पे हमने मशीन रखी हुई हो या मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, पावर की मदद से हमारी चल रही है। और 20 की लिमिट वहां पर है जहाँ पे आपकी मशीन का आप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो विदाउट द एड ऑफ पावर आप उसको अब वहां पे ऑपरेट करते हो, तो वो जगह क्या कहलाएगी? वहां पे आप कितने की लिमिट देखोगे? 20 की लिमिट देखोगे। तो ये बात हमें समझ में आ जाती है। तो फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्री क्या है? जहाँ पे
10 से ज्यादा वर्कर्स आपने एम्प्लॉयड कर रखे हो अगर आपकी पावर बेस्ड फैक्ट्री है, और 20 से ज्यादा वर्कर्स आपने एम्प्लॉयड कर रखे हो अगर आपकी नॉन पावर बेस्ड फैक्ट्री है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देन ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर कौन है? ऑक्यूपायर द फैक्ट्री मीन्स द पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, आपको लग सकता है कि ऑक्यूपायर वो है जिसके नाम पर लैंड है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्रेमाइसेस है, इससे जरूरी नहीं। हम ये देखेंगे अल्टीमेटली कंट्रोल किसके हाथ में है, फैक्ट्री का कंट्रोल किसके, जो अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री है उसका कंट्रोल किसके पास है। ठीक है, तो इन केस ऑफ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स और मेंबर्स देयर ऑफ, पार्टनरशिप के केस में ये किसी कोई एक पार्टनर हो सकता है, इन केस ऑफ कंपनी कोई एक डायरेक्टर डीम टू बी ऑक्यूपायर माना जाएगा। इन केस ऑफ अ फैक्ट्री ओन एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन माना जाएगा? अगर गवर्नमेंट ही उस जगह को ओन कर रही है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस बंदे को अपॉइंट किया होगा वही ऑक्यूपायर आपका माना जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, इतनी आप समझ सकते हो सेक्शन 2 से, इतनी डेफिनेशन हम पिक कर सकते हैं। तो हमने किस किस का मतलब जाना, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। एडल्ट मीन्स जो 18 ईयर्स का है, एडोलेसेंट 5 to 18 ईयर्स का, चाइल्ड जो अप टू 5 ईयर्स का है। कैलेंडर ईयर हमें पता ही है, आई होप आपको कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर के बीच का डिफरेंस पता होगा। कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल ईयर ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल of every month and it ends at 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, देन हमने कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब जाना है, इसको आप स्किप कर सकते हो। देन हजार्डियस प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। हजार्डियस प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या इम्पेयर हो रहा है, आपकी आपकी हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ इम्पेयर हो रही है या फिर एनवायरमेंट को ठेस पहुंच रही है। ठीक है, नुकसान पहुंच रहा है। यंग पर्सन कौन होता है? चाइल्ड या एडोलेसेंट, मतलब टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स वाले इस वाली कैटेगरी में कवर्ड हो जाती है यंग पर्सन। देन नेक्स्ट हमने मतलब समझा था फैक्ट्री का, फैक्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट 10 एंड 20 वाली थ्रेशोल्ड है। एंड उसके बाद हमने मतलब समझा है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर कौन होता है? जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। आई होप वी आर गुड टू गो अहेड। देन हम बात करते हैं मेन मेन सेक्शंस की, हम बात करेंगे सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। जब भी सेक्शन 6 की बात होगी तो सेक्शन 7 का रेफरेंस आएगा ही आएगा। सेक्शन 6 कहता है कि आपको अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, मतलब कि फैक्ट्री ऑपरेट करने का लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है जी, मोस्टली इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट का रेफरेंस है। तो फैक्ट्री का जो लाइसेंस है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा इन राइटिंग, या चीफ इंस्पेक्टर से लेना पड़ेगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर अगर आपको अप्रूवल नहीं दे पाते, लाइसेंस नहीं दे पाते, तब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे। ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। ठीक है, बट ये सेक्शन 6 कहता है कि ये आपको तभी मिलेगा जब आप सेक्शन 7 में अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सेक्शन 7 में देख लेते हैं। नॉर्मली हमारा क्या होता है कि भाई हमें किसी भी एक्ट में आप पढ़ोगे तो वहां पे क्या वर्ड यूज होता है कि अगर हमें गवर्नमेंट को कोई इंटीमेशन देनी है, कुछ अप्रोच करना है, ठीक है, या कहीं भी किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, किसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वहां पे हमारे लिए क्या वर्ड यूज होता है? एप्लीकेशन। कि आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। ठीक है, और उसके थ्रू आपको अप्लाई करना रहेगा। बट यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है नोटिस। तो ऑक्यूपायर को नोटिस देना पड़ता है। किसको देगा? वो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर चीफ इंस्पेक्टर को दे सकता है। एक बात हम आपको और बता दें, ये वर्ड यूज हुआ हुआ है चीफ इंस्पेक्टर, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हो, अगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्टर कौन होता है? वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। ठीक है, तो डीएम बाय डिफॉल्ट आपका इंस्पेक्टर रहेगा। ठीक है जी, तो सेक्शन 7 पे वापस आते हैं। तो ऑक्यूपायर को अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को या चीफ इंस्पेक्टर को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी उस पर केस एप्लीकेबल है। राइटिंग में देनी रहेगी वाया नोटिस। और उसमें क्या क्या डिटेल्स जाएंगी आपकी? उसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि बेसिक डिटेल्स हैं और टेक्निकल डिटेल्स हैं। बेसिक डिटेल्स में आपका नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, कहाँ पे आपकी फैक्ट्री सिचुएटेड है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर। ठीक है, मैनेजिंग जो मैनेजर है, ठीक है, ये ओनर है।
उसकी डिटेल्स, ठीक है। तो ये तो बेसिक डिटेल्स आप एक तरह से समझ लो, केवाईसी आप कर रहे हो, ठीक है। और किस एड्रेस पे आपको कम्युनिकेट होना चाहिए, और उसके बाद आती है आपकी टेक्निकल डिटेल्स। तो यहाँ पॉइंट डी से आपकी टेक्निकल डिटेल्स शुरू हो गई हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे कैसे कैरीड आउट होगा, आने वाले 12 महीनों में आपका क्या प्लान है, पिछले 12 महीने की क्या हिस्ट्री आपकी रही है, ठीक है। टू बी कैरीड आउट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड कैरीड ऑन इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ। हो सकता है आपने फैक्ट्री आज डाली है, बट उस प्रेमाइसेस में पिछले 12 महीने में क्या काम चला है उसकी भी डिटेल आपने देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बताओगे। टोटल हॉर्स रेटेड हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड टू बी इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री, ठीक है। कितने किलोवाट का कनेक्शन आपने लेना है, कितने वर्कर्स आपके यहाँ काम करने वाले हैं, मैनेजर कौन रहेगा, ठीक है। और पर डे अगर दिहाड़ी पे आपके यहाँ लोग काम करते हैं तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पर डे एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स, सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि नोटिस आपको देना है, तब जाके सेक्शन 6 में आपको क्या मिलेगी, स्पेशल परमिशन मिलेगी, या परमिशन इन राइटिंग मिलेगी, अप्रूवल मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट का या चीफ इंस्पेक्टर का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब एक चीज हम और समझ लेते हैं, यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं सेक्शन 6 की, नोटिस बाय ऑक्यूपायर। हमने अब ये भी समझ लिया कि भाई आपको इसमें बेसिक डिटेल्स देनी है, एंड बेसिक डिटेल्स एंड टेक्निकल डिटेल्स देनी है, ये भी हमें समझ में आता है। अब हम बात करते हैं कि ये आपको कितने दिन के अंदर देना रहेगा। ये हमें देना रहता है 15 डेज के अंदर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने आज एक फैक्ट्री सेटअप करी, आज डेट है 9 जनवरी 2023। तो 9 जनवरी 2023 को मैंने एक फैक्ट्री सेटअप कर दी है, और मैं कह रही हूँ कि भाई 15 डेज में मेरे को नोटिस देना है। तो ये 15 डेज कब है इसमें आप तो आपके पास जो क्वेश्चन है मैं जो पूछ रही हूँ कि 15 डेज अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो कितना हो जाता है, 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी तक मुझे सबमिट करनी रहेंगी, या फिर आपका क्वेश्चन है कि 24 दिसंबर से, पीरियड आप मुझे बताएंगे 9 जनवरी 2023 टू 24 जनवरी, या फिर 24 दिसंबर टू 9 जनवरी। ये हो सकता है 1-2 दिन का डिफरेंस आ रहा हो 15 डेज एक्चुअल कैलकुलेट करने में, तो मोटा मोटा तो 25 दिसंबर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने मैंने दो सिचुएशन रखी है। एक कहता है कि भाई आने वाले नेक्स्ट, जब मैंने फैक्ट्री आज डाल दी है तो उसके 15 दिन के अंदर, या फिर फैक्ट्री डालने से पहले के जो 15 दिन है उसके अंदर। तो इसका आंसर है ये ऑप्शन बी, फैक्ट्री डालने से पहले के 15 दिन के अंदर मुझे ये नोटिस देना पड़ेगा ऑक्यूपायर को, और उसके बाद जब मुझे उससे अप्रूवल मिल जाएगा तभी मैं फैक्ट्री डाल सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें ये चीज थी, फिर सेक्शन 6 में आपको मिल जाएगा। और एक चीज हमें और समझनी है कि अगर हमने यहाँ पे, क्योंकि मैनेजर की भी डिटेल्स दी है, और मैनेजर अगर हमारा चेंज हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी अथॉरिटी को जहाँ पे जिससे भी हम फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस लेने वाले हैं, उसी अथॉरिटी को हमें विद इन 7 डेज इंटीमेट करना रहेगा इन केस मैनेजर चेंजेस, ठीक है। और अगर मैनेजर आज आपका छोड़ के चला जाता है और कोई नया मैनेजर आपको मिला ही नहीं, ठीक है, काफी आपने देख लिया, तो उस केस में क्या माना जाता है, इन केस नो मैनेजर इज अपॉइंटेड, तो ऑक्यूपायर जो है, ऑक्यूपायर विल बी द डीम्ड मैनेजर, ठीक, उसको ही आप डीम्ड मैनेजर मान लेते हो, ठीक है जी।